हाय एवरीवन, दिस इज़ अवर न्यू क्लास इन पॉलिटी। इससे पहले मैंने शेड्यूल्स पे वीडियो डाल चुका है। सो हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अपना फ्रेम होता है। और इसको बेसिकली तीन पार्ट में समझा जा सकता है। जो फर्स्ट पार्ट है वो है इवोल्यूशनरी फेज। ड्यूरिंग द ब्रिटिश टाइम कैसे चीज़ें इवॉल्व हुई, ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से जो लॉज पास हुए उनमें क्या क्या अमेंडमेंट्स हुए, उनमें क्या क्या चीज़ें बेहतर की गई ताकि इंडियंस की जो डिमांड उठ रही थी उस टाइम पे उसको भी वो सही से टैकल कर सकें। सो ये सारी चीज़ें हम डील करने वाले हैं। और दूसरा फेज है कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है उसने जो चेंजेस किए हैं और उसी ड्यूरेशन में अपना कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉर्म होता है, तो वो सारी चीज़ें हम इसमें देखने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट इवोल्यूशनरी फेज से। इसमें जो हिस्टोरिकल रूट्स हैं, मीन्स इससे पहले आपको बता दूं 1764 में बैटल ऑफ बक्सर होता है जिसमें शाह आलम डिफीट होते हैं। और साथ ही साथ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन होने के साथ ब्रिटिश के पास दीवानी राइट्स, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास दीवानी राइट्स आ जाते हैं और उनके पास बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के जो रेवेन्यू कलेक्शन का राइट है उनके पास आ जाता है। एंड क्या होता है कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी काम कर रही होती है। धीरे धीरे ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा करप्शन होने लगता है ईस्ट इंडिया कंपनी के एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट में। ऐसा है कि वहाँ के जो एम्प्लॉयज़ थे उनके पास ज़्यादातर इनकम जनरेट हो रही है, बट जो ब्रिटिश क्राउन है उनके पास उतना प्रॉफिट मार्जिन बच ही नहीं रहा है। तो इस सब चीज़ों को कर्व करने के लिए जो पहला एक्ट आया, जो ब्रिटिश पार्लियामेंट से पास होता है, रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि 1773 में पास होता है। ये पहला स्टेप था ब्रिटिश पार्लियामेंट की तरफ से टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटिव चीज़ें देख रही थी उसको कंट्रोल करने के लिए पहला एक्ट पास होता है, इसको बोलते हैं रेगुलेटिंग एक्ट। देन आफ्टर इसके बाद नया एक्ट आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 में। और उसके साथ बिगनिंग होती है हमारे जो इंडियंस हैं उनको रिप्रेजेंटेशन मिलता है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। सो 1861 में लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन दिया जाता है। देन आफ्टर 1892 में रिप्रेजेंटेशन और वाइड होता है। और साथ ही साथ हमें बजट में डिस्कस करने का भी मौका दिया जाता है। मीन्स इंडियंस कैन डिस्कस ऑन द बजट, दे हैव द राइट टू आस्क क्वेश्चंस, बट ओनली सिर्फ वो क्वेश्चन एक बारी में पूछ सकते हैं। बट इफ़ यदि उनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं है, देन आफ्टर देयर इज़ नो प्रोविज़न कि वो दोबारा उस चीज़ के लिए क्वेश्चन पूछ सकें। सो ये चीज़ें हुई। एंड देन आफ्टर नया एक्ट आता है इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 पे, जिसको मॉर्लेमेंटो रिफॉर्म्स भी बोलते हैं। सो नेम में ऐसा है कि जो फर्स्ट पार्ट है वो है वॉइस रॉय, जो इंडिया में रहते थे, और जो मिंटो हैं वो हैं सेक्रेटरी जनरल, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के पार्ट हुआ करते थे। सो जो इसकी नेमिंग होती है ऐसी होती है। तो 1909 पे ये एक्ट पास होता है। इसने सेपरेट इलेक्टोरेट प्रोवाइड कराया किसके लिए, मुस्लिम्स के लिए। इससे पहले भी थोड़ा प्रिल्यूड है, जिसमें 1906 में आगा खान की मीटिंग होती है और वो डिमांड करते हैं सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए। तो इस एक्ट के तहत वो चीज़ें उनको प्रोवाइड की जाती। ये एक अब्रप्ट चेंज था, इससे इंडियन मासेस ज़्यादा खुश नहीं थे। सो इसमें क्या हुआ था कि जो मुस्लिम्स हैं उनका जो वोटिंग सिस्टम होगा वो सेपरेट होगा। मुस्लिम लीडर्स ही, मुस्लिम मासेस ही अपने लीडर्स को चुन पाएंगे। देन आफ्टर इन 1919 एक नया एक्ट आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसमें है मोंटेरू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। मोंटेरू जो है वाइस रॉय हैं, चेम्सफोर्ड हैं सेक्रेटरी। सो इस एक्ट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, डायरकी सिस्टम। डायरकी सिस्टम मीन्स जो गवर्नेंस का सिस्टम अभी तक चल रहा था, ये चीज़ अभी इस चीज़ का ध्यान देना है कि 1990 में जो डायरकी इंट्रोड्यूस हुई थी वो सिर्फ प्रोविंसेस के लिए इंट्रोड्यूस की गई थी। तो डायरकी का मेन वो है कि इसमें सब्जेक्ट्स को दो भागों में बांट दिया गया था। एक था रिजर्व लिस्ट, एक था ट्रांसफर लिस्ट। तो रिजर्व लिस्ट में वो सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स रखे गए थे जिसमें कि ब्रिटिश ऑफिशियल्स की मेजोरिटी हुआ करती थी। और जो ट्रांसफर लिस्ट था उसमें ऐसे सब्जेक्ट्स डाले गए थे जिनमें इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल के प्रति इंडियन मेंबर्स उस पर डिस्कस करके
पे लॉ बनाते थे, पर उसके लिए भी उनको जवाबदारी रखनी पड़ती थी इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल की तरफ से। सो नया, और साथ ही साथ इसमें बाई कैमरलिज्म का भी प्रोविज़न रखा गया। बाई कैमरलिज्म मतलब जो आपका अभी लोकसभा और राज्यसभा दो हाउसेस हैं पार्लियामेंट में, ये सिस्टम यहीं से इवॉल्व होता है। देन आफ्टर आता है नेहरू रिपोर्ट, जो कि इंडियन लीडर्स की तरफ से पहला अटेम्प्ट था कि एक कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क बनाया जाए जिसमें कि हम अपने लिए ही, अपने सिटीजन्स के लिए उनको कुछ फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल दैट आर बेसिक फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ लाइफ, ऐसे राइट्स उनको दिए जा सकें एक पार्लियामेंट्री सिस्टम के तहत। सो ये नेहरू रिपोर्ट के तहत फर्स्ट टाइम डिमांड रखी जाती है। देन आता है 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ज़्यादातर आज की चीज़ें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में रखी गई हैं चीज़ें, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से ही ली गई हैं, जैसे फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन एंड इमरजेंसी प्रोविजंस भी इसी एक्ट से लिए गए हैं। सो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, उसका सबसे पहले आइडिया रखा था एम एन रॉय ने, और इसको रखा गया था 1934 में ये डिमांड। एंड देन आफ्टर आता है कैबिनेट मिशन प्लान, जिसने फाइनली ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया आफ्टर द सक्सेस ऑफ द क्विट इंडिया मूवमेंट। ये कैबिनेट मिशन प्लान आता है, उससे पहले ट्रिप्स मिशन प्लान भी आया था, बट दैट वाज फेल्ड ड्यू टू द जिससे, क्योंकि सहमति नहीं बन पा रही थी इंडियन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में। बट इन द कैबिनेट मिशन प्लान ये चीज़ें हो पाती हैं, सहमति बन पाती है, और इस प्लान के तहत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फ्रेमवर्क रखा जाता है, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होती है, और यहीं से एक नया फेज स्टार्ट होता है जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन अपना खुद का बनाने के लिए प्रपोजल रखा जाता है। सो इसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फेज। इसमें ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है कॉन्स्टिट्यूशन की, वो सारी चीज़ें हमें इसमें डील करनी है। ओके, सो फॉर्मेशन कैसे होता है? सबसे पहला जो फॉर्मेशन है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन होता है। पहले जो इसमें मेंबर्स थे 389 मेंबर्स थे, बट जैसे ही पार्टीशन होता है तो जो 299 सीट्स में ये चीज़ें रिड्यूस हो जाती हैं, जो इंडिया के पास रहती हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान की सीटें इसमें शामिल थी। पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946, और उस मीटिंग को जो प्रिसाइड करते हैं वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो कि टेम्पोररी प्रेसिडेंट थे। एंड देन आफ्टर एक परमानेंट प्रेसिडेंट थे। 11 दिसंबर को जो मीटिंग रखी उसमें जो प्रिसाइड करते हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और वही परमानेंट प्रेसिडेंट बनते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के। और कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? वी एन राव, जो लीगल मैटर्स देखा करते थे। एंड देन जो फॉर्मेशन में किसका मेन हाथ था? जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली में, उसमें उसका काम ही था कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाना और उस पर डिस्कशन करना, और साथ ही साथ उसमें जो चीज़ें बेहतर की जा सकती हैं मल्टीपल रीडिंग्स के साथ, वो चीज़ें लाई गई। चेयरमैन थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनको बुलाया जाता है चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो पेपर में आती है, जैसे कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो जवाहरलाल नेहरू द्वारा रखा गया था, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव्स बताए गए थे, क्लियर किए गए थे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन कैसा फ्रेम करना है, उसके ऑब्जेक्टिव्स थे, और वो रखा जाता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सम्मुख 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और ये 22 जनवरी के आसपास ये साइन भी हो जाता है, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन अडॉप्ट भी हो जाता है। देन नेशनल फ्लैग का एडॉप्शन की डेट दी हुई है, जो कि इम्पोर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। 22 जुलाई 1947 को जो हमारा ट्राई कलर है, आज़ादी से कुछ दिन पहले झंडे को अडॉप्ट किया गया था, ऐसे आप दिमाग में रख सकते हैं। जो टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने के लिए, वो 2 साल 11 महीने 18 दिन टोटल टाइम ड्यूरेशन था।
एडॉप्शन एंड इनेक्टमेंट डेट, जो कॉन्स्टिट्यूशन बना उसका एडॉप्शन डेट क्या है, उसको अडॉप्ट कब किया गया, वो है 26 नवंबर 1949। हालांकि इस समय कुछ ही प्रोविज़न अडॉप्ट किए गए थे, जैसे सिटीजनशिप से रिलेटेड, इलेक्शन से रिलेटेड, और बाकी चीज़ों को रखा गया था क्योंकि हमारी एक इम्पॉर्टेंट डेट थी जो कि जिसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी है, और वो डेट थी 26 जनवरी 1950। मोस्ट ऑफ यू पीपल नो अबाउट दैट डेट, जिसमें कंप्लीट कंप्लीट इंडिपेंडेंस की मांग रखी गई थी। सो इसलिए उस डेट को इम्पोर्टेंट मानते हुए जो कमेंसमेंट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन का, वो 26 जनवरी 1950 को किया गया। इस दिन सारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है फोर्स में आ जाता है, मीन्स कॉन्स्टिट्यूशन के सारे प्रोविज़न एक्टिव हो जाते हैं, ऐसा कहा जा सकता है। और इसी डे को रिपब्लिक डे के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। अब समय के साथ जब ये कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया, आफ्टर द इलेक्शन आज़ादी भी मिल गई, उसके बाद अब जब कॉन्स्टिट्यूशन एक फ्रेम हो गया, उसके बाद उसमें चेंजेस जो होने थे, वो फेज़ है पोस्ट एडॉप्शन इवोल्यूशन फेज़। उसमें कई सारे अमेंडमेंट्स हैं। तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा है, फ्लेक्सिबल है, उसमें रिजिडिटी भी है, फ्लेक्सिबिलिटी। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन दोनों तरीके से अमेंड किया जा सकता है, जैसे कि आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 में जो प्रोविजंस हैं, स्टेट की बाउंड्री को कम छोटा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सिंपल मेजोरिटी से भी पास की जा सकती हैं। बट वहीं जो आर्टिकल 368 बता है, जिसमें हमारा जैसे फंडामेंटल राइट्स हैं और भी सारी चीज़ें हैं, उनको यदि एडिट करना है, उनको यदि चेंज करना है, अमेंड करना है, तो उसके लिए हमें चाहिए रिजिड टाइप ऑफ मेजोरिटी, जो कि स्पेशल मेजोरिटी है, वो उससे पास होगा, तब उस चीज़ को बोलते हैं रिजिडिटी, क्योंकि उसमें पास करने में थोड़ा टफनेस है, मेजोरिटी को मनाना मुश्किल है, ऐसा आप समझ सकते हैं। ओके, तो जो मेजर अमेंडमेंट्स हैं, पहला अमेंडमेंट है 1951, जिसमें 9 शेड्यूल ऐड किया गया था। एंड देन 42nd अमेंडमेंट है 1976, जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है। इसमें काफ़ी सारे चेंजेस किए गए थे। एंड देन 73rd और 74th अमेंडमेंट, जो भी पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड करता है, वो सारी चीज़ें इसमें एड ऑन होती हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट केस है, जो है केशवानंद भारती केस 1973, जिसके तहत बेसिक स्ट्रक्चर का डॉक्ट्रिन लाया गया था। इससे पहले क्या था, गवर्नमेंट और जुडिशरी के बीच में असहमति बनती जा रही थी, मीन्स दोनों के बीच में एक दूसरे को लेके सहमति नहीं थी। गवर्नमेंट का मानना ये था कि जो प्रोविजंस हैं फंडामेंटल राइट्स में, जो चीज़ें दी गई हैं, उनको आप अमेंड कर सकते हैं। बट जुडिशरी का कहना था कि अमेंडमेंट किया जा सकता है, बट वो चीज़ें जो हैं, बेसिक जो स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और बेसिक स्ट्रक्चर कौन डिसाइड करेगा, वो जजेस धीरे धीरे इवॉल्व करते, केसेस के साथ साथ वो डील करते हुए उनको जो सही लगेगा वो बेसिक स्ट्रक्चर में डालते जाएंगे। जैसे कि मिनर्वा मिल केस होता है 1980 में, उसमें फर्स्ट टाइम कुछ बेसिक स्ट्रक्चर रखे गए, जिसके तहत जो इससे प्रीवियस अमेंडमेंट हुए थे उनको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया गया। तो यदि कोई भी चीज़ ऐसा है जो बेसिक स्ट्रक्चर को ही वॉयलेट करता है कॉन्स्टिट्यूशन को, और वो आपके फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है, देन उस चीज़ को नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ओके, सो क्लास एंड्स हियर। आई होप यू लाइक इट। ओके, थैंक यू।